बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने डिस्कस करना था कि थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया हमने पहले पढ़ा था कि एक ग्लोबिन चेन के अंदर मसला है, लेकिन जो ग्लोबिन चेन है उसमें अल्फा चेन है और बीटा। तो अगर ग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन का मसला है, अल्फा ग्लोबिन जीन का मसला है, तो फिर क्रोमोसोम 16 का इशू है। फिर जो ग्लोबिन के अंदर अल्फा चेन है वो सिंथेसाइज नहीं होगी एंड देयर विल बी अल्फा थैलेसीमिया। लेकिन जिसने तीन बातें और से सीखे तो उसको फिर तलसीमिया समझने में आसानी होगी कि जो अल्फा चेन्स हैं, दो अल्फा चेन, उसको बनाने के लिए चार जीन्स चाहिए, और जो टू बीटा चेन है उसको बनाने के लिए टू जीन्स चाहिए। जो अल्फा तलसीमिया है उसमें क्रोमोसोम 16 का मसला है, और जो बीटा तलसीमिया हम पढ़ेंगे उसमें क्रोमोसोम 11 का मसला है। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ग्लोबिन है। अब इस ग्लोबिन के अंदर देखे, ये हमारे पास जो है ये अल्फा है और ये बीटा है, क्योंकि अल्फा को बनाने के लिए 1 2 3 4, देयर आर 4 जीन्स इज रिक्वायर्ड, और बीटा के लिए 1 2। इसका मतलब ये है कि अल्फा के लिए हमारे पास कितने हैं, चार जीन्स चाहिए, और जो बीटा है उसको बनाने के लिए टू जीन्स चाहिए। अगर इन चार में से ये वाला हट जाए, खत्म हो जाए, तो उसको वन जीन डिलीशन थैलेसीमिया कहते हैं। फिर भी तीन जीन है, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा थैलेसीमिया मिनिमा। मिनिमा मीन मतलब माइनर से भी कम। इट्स मीन कि दिस पेशेंट इज अ साइलेंट कैरियर एंड दे हैज नो सिम्टम दिस पेशेंट थ्रू आउट द लाइफ। जिनका एक अल्फा थैलेसीमिया फॉर एग्जाम्पल कम हो, तो पूरी जिंदगी उसको अनीमिया नहीं होगी। प्रॉब्लम जरूर है, ये अपना ये डिफेक्टिव जीन दूसरे बंदे को कैरी तो कर सकता है, लेकिन उसको खुद बाहर से सिम्टम नहीं होती। सो दैट इज क्लिनिकली एसिम्टोमेटिक एंड देयर इज नो अनीमिया। अब आते हैं जनाब सेकंड टाइप्स की तरफ। ये तो वन जीन है, तो वन जीन डिलीशन रिक्वायर्ड नो ट्रीटमेंट बिकॉज दिस एसिम्टोमेटिक। ये हमारे पास एसिम्टोमेटिक है, इसलिए इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं होती। अब इसके बाद आते हैं सेकंड पे। सेकंड में देखें, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। सेकंड के अंदर या तो एक ही क्रोमोसोम से, जिस तरह ये वाला और ये वाला, इन दोनों की डिलीशन सेम क्रोमोसोम से हुई है, इसको हम सिंस डिलीशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस डिलीशन। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम यहाँ से गया और एक यहाँ से, अपोजिट क्रोमोसोम से अगर जीन गए, तो फिर इसको ट्रांस डिलीशन कहते हैं। ये आप लोग को मैंने बताया भी था। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा अल्फा थैलेसीमिया जिसमें दो जीन डिलीशन हो जाए, अगर वो दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम से डिलीट हो जाए तो वो सिस डिलीशन है। अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम से जाए तो उसको ट्रांस डिलीशन कहते हैं। और ये अल्फा थैलेसीमिया अब ये मिनीमा से माइनर बन गया। इसमें माइल्ड माइक्रोसाइटिक अनीमिया एंड हाइपोक्रोमिक अनीमिया, बट स्टिल दीज पेशेंट आर एक्चुअली एसिम्टोमेटिक। इन लोगों में भी बाहर से कोई सिम्टम नजर नहीं आते, इसलिए इन लोगों को भी हम कोई ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहे। सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद करें, क्योंकि इट विल हेल्प यू अलॉट इन एग्जाम। इसके बाद आते हैं दीज टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो थ्री जीन डिलीशन है और फोर जीन। अब यहाँ पे देखें, एक, दो और तीन, यहाँ से तीनों जीन गए हैं, एक जीन रहता है, तो दैट इज कॉल्ड मॉडरेट टू सीवियर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जब तीनों अल्फा चले जाए तो फिर क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है इसके शेप पे असर पड़ेगा, क्वालिटी पे असर पड़ेगा। इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एच डिजीज, दैट इज HbH। एग्जाम के अंदर ये आता है कि HbH क्लासिकली सीन विद जीन डिलीशन थैलेसीमिया, दैट इज थ्री जीन डिलीशन थैलेसीमिया। जब ये अल्फा तीनों खत्म हो जाए तो जो बीटा है इट विल एग्रीगेट, बीटा चेन जो है वो एक्सिस बनाना शुरू करेगी, और यहाँ पे जो बीटा चेन है दे विल बिकम 4, ये 2 से 4 बन जाएगी एंड दैट इज एबनॉर्मल। सो एक्सिस बीटा चेन विच फॉर्म B4, इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की शेप बनती है दैट इज कॉल्ड HbH। So HbH is formed due to excess beta chain when there is three gene deletion thalassemia, and that is mild to moderate and that should be treated। अगर यहाँ पे ये चारों मतलब चले जाए, चारों चले जाए, तो फिर क्या होगा, नो अल्फा ग्लोबिन चेन, फिर अल्फा बनेगा नहीं। तो फिर फीटल लाइफ में जो गेमा है उसकी जनाब क्या होगी, एक्सिस बनेगी, जिस तरह बीटा बनी थी। और यहाँ पे लेके ये क्या होगी, गेमा 4। ये बीटा 4 बनाता है, ये गेमा 4 बनाता है। और एग्जाम के अंदर आता है, जब बीटा चेन अल्फा पे ज्यादा बन जाती है तो इसको HbH कहते हैं, और जब गेमा अल्फा पे ज्यादा बन जाती है उसको Hb बार्ट कहते हैं, हीमोग्लोबिन बार्ट। और आप लोगों को पता है
कि ये जो गामा है ये फीटल हीमोग्लोबिन में है, HbF में है, इसलिए इस वजह से बच्चे के अंदर हाइड्रॉक्स ब्रूटेलस होता है, दैट इज इनकम्पेटेबल विद लाइफ। ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो अर्ली इन द लाइफ या तो इन यूट्रो मर जाते हैं विद इन द मदर यूट्रस, या जब पैदा होते हैं तो पैदा होते ही इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो हमारे पास सर्वाइवल चांसेस होती है वो ना होने के बराबर। ठीक है जी। इसके बाद अब आते हैं बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया इज अ पॉइंट म्यूटेशन इन स्लाइस साइड और कोजाक कंसेंसस सीक्वेंस और प्रोमोटर। जो प्रोमोटर एरिया है जीन के अंदर, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ये अलग सेक्शन है, उसके अंदर म्यूटेशन आती है, दैट इज बीटा थैलेसीमिया। इसको हम कहते हैं स्प्लाइस साइट म्यूटेशन। और ये आप लोगों को पता था क्रोमोसोम 11 का मसला है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए डिक्रीज ग्लोबिन चेन या तो कम बनेगी या बिल्कुल एब्सेंट होगी। अब जो कम बनेगी वो एक जीन का मसला है, और अगर बिल्कुल नहीं बनेगी वो 2 जीन का मसला है। और ये जनाब मेडिटेरियन लोगों के अंदर ज्यादा होता है। तो प्लीज गौर से थोड़ा सा सुन ले कि अगर बीटा चेन है तो इसको बनाने के लिए 2 जीन चाहिए। अगर एक जीन नहीं है और एक जीन है, दैट इज बीटा थैलेसीमिया माइनर। लेकिन अगर दोनों नहीं है, दैट इज बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब इसमें याद रखना है कि यहाँ पे माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया, और इसमें जो HbA2 है ये हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पे देखते हैं, एंड दैट इज विल बी रेस। इसमें देखें HbB ये दोनों है, ये HbB और B0 ये एक है और एक में क्या है, एब्सेंट है। तो ये इंटरमीडिएट है बट नॉट इम्पोर्टेंट, इसको क्रॉस करें, नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज माइनर एंड मेजर। अगर दोनों नहीं है, बीटा थैलेसीमिया मेजर, इसको हम कोलीस अनीमिया कहते हैं। FCPS वालों के लिए, MDMS वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब इसमें देखिए सीवियर माइक्रोसिटिक एनीमिया विच टारगेट से एंड इंक्रीज इनिशियोपोइक्लोसाइटोसिस रिक्वायरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके लिए जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, इस पेशेंट को हम बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा मेजॉरिटी जगहों पे थैलेसीमिया सेंटर बने हैं, और वहां पे वो कहते हैं कि खून अतिया करे और दूसरे लोगों की जिंदगी बचाए। इट्स मीन कि जो थैलेसीमिया मेजर का मरीज है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करनी पड़ती है। दैट इज द वे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर बीटा थैलेसीमिया मेजर। अगर आप बार बार रिपीटेडली ट्रांसफ्यूज करेंगे, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस बिकॉज ब्लड कंटेन आयरन, और जब आयरन ज्यादा आएगी तो हीमोक्रोमेटोसिस के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है जी। अब इसमें जब ब्लड अपनी नहीं बनेगी तो बोन मेरो एक्सपांशन होगी, जिसकी वजह से स्कल पे क्रीव कट अपेयरेंस और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज आएगी और एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोक्रोसिस होगी। ठीक है जी। और इसकी वजह से हमारे पास द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, ये जो पार्वो वायरस B19 है एक्सीडेंट, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बोन मेरो सप्रेशन विच इज सीन इन मेजर थैलेसीमिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, थैलेसीमिया मेजर के अंदर अगर ए प्लास्टिक क्राइसिस आ जाए, ए प्लास्टिक क्राइसिस का मतलब इसमें एग्जाम के अंदर आएगा कि सडन सडन ड्रॉप इन HB। इसका मतलब यह है HB के अंदर सडन क्या होना, ड्रॉप। और दूसरी बात इसके अंदर अगर आ जाए फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज वाइट ब्लड सेल, क्योंकि ए प्लास्टिक क्राइसिस के अंदर ऑल ब्लड सेल लाइन विल बी डिक्रीज, प्लेटलेट्स भी कम होती है। सो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ए प्लास्टिक क्राइसिस इन थैलेसीमिया मेजर, दैट इज कॉल्ड पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन। इसमें HbF ज्यादा होगा, HbA2 become symptomatic after 6 months when HbF is decline and HbA is appear। The reason is कि अगर एक बच्चा है उसकी दोनों बीटा चेन नहीं बने हैं, उसको बीटा थैलेसीमिया मेजर है, तो फिर भी 6 महीने तक उन पर सिम्टम अपेयर इसलिए नहीं होते क्योंकि अप टू 6 months देयर इज HbF fetal hemoglobin, and fetal hemoglobin that is protective against thalassemia major। तो आफ्टर 6 मंथ जब HbA डिक्लाइन होगी, जो प्रोटेक्टिव था, तो वो फिर HbA पे रिप्लेस होगा, तो फिर उसमें तो बीटा चेन बनेगी नहीं। सो देयर विल बी सिम्टम्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर। और अगर क्रोनिक हीमोलिसिस होगी, आप लोगों को पता है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर RBC की लाइसिस होती है, तो क्रोनिक हीमोलिसिस लीड टू इंक्रीज बिलिरुबिन, क्योंकि हीमोलाइसिस के अंदर जब RBC टूटेगी तो उससे जनाब हीम जो है वो बिलिवर्डेन बनाएगी, बिलिवर्डेन बिलिरुबिन बनाएगी विच कैन काज पिगमेंटेड गॉलस्टोन। क्योंकि जो ये आज मैंने सर्जरी में पढ़ाए हैं, क्योंकि मैं सर्जरी पढ़ाता हूँ मेडिसिन जो क्लिनिकल वालों को, इंशाल्लाह आफ्टर फर्स्ट एड हम CK2 सर्जरी उसके अंदर जो है, CK2 में तो सर्जरी नहीं है लेकिन क्लिनिकल अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ना है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को क्लिनिकल भी इससे बेहतर अंदाज में पढ़ाया जाएगा।
लेकिन आज मैंने ये टॉपिक सर्जरी में पढ़ा रहा था, तो आप लोगों से वो शेयर करता हूँ। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट इज फॉर्म इन द गॉल ब्लैडर दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल स्टोन। लेकिन वो स्टोन जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हीमोग्लोबिन से बनते हैं, उनका नाम पिगमेंटेड स्टोन होता है। ठीक है जी। ये जो सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया है, इसमें माइल्ड टू मॉडरेट सिकल सेल डिजीज होती है। वेदर देयर इज डिक्रीज HbS आर एब्सेंट, लेकिन ये नॉट इम्पोर्टेंट। थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया मेजर एज फार एज बीटा चेन इज कंसर्न। तो बीटा थैलेसीमिया माइनर इज नॉट डेंजरस, बट बीटा थैलेसीमिया मेजर इज ऑलवेज डेंजरस। उसके लिए जो टेस्ट कराया जाता है वो HbA2 है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, उसमें चिपमंक फेस होती है, स्क्रीव कट अपीयरेंस ऑफ द स्कल होता है, नॉर्मल फेस होती है। और इसमें जनाब हमेशा याद रखे बोन मेरो एक्सपांशन बिकॉज ऑफ इनफेक्टिव एरिथ्रोपोयोसिस। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं लिड पॉइजनिंग। लिड इनहिबिट फीरोचिलेटेज एंड ALA डिहाइड्रेटेज। अब ये दोनों एंजाइम हीम को बनाने के लिए चाहिए। तो जब ये हीम सिंथेसिस को कम करेगी तो RBC प्रोटोफोरपायरिन रिलेटिवली बढ़ जाती हैं, और ये RNA की डिग्रेडेशन कम करेगी। और इसकी वजह से क्या होगी, जो RBC है इट रिटेन डिग्रेडेशन ऑफ RNA। जो राइबोसोमल RNA है, ये क्वेश्चन FCPS वालों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड स्टैंडर्ड। एक्चुअली जो RBC है, मतलब इसमें जो RNA है दैट शुड बी एक्सक्रीटेड। इसमें जो राइबोसोमल RNA है ये बाहर निकालती है। लेकिन होता यह है कि अगर लेट पॉइजनिंग में आप RNA डिग्रेडेशन इनहिबिट करें, तो फिर RNA जो है उसकी एग्रीगेट बनेगी, दैट गिव्स राइज टू RBC अ प्रॉपर appearance, that is called basophilic stippling. So दो क्वेश्चन, basophilic stippling is commonly seen in which poisoning? Answer is lead poisoning. Number two, what is the reason behind basophilic stippling in lead poisoning aggregates of ribosomal RNA? This is super super important MCQs. अगर एक पेशेंट है उसको lead poisoning हो जाए, so LLEEAAD, L मीन lead lines on gingiva, जिसको बार्टूनियन लाइन कहते हैं। बर्टन लाइन मीन के गम्स के ऊपर इस तरह ब्लू लाइन होते हैं, इट्स मीन कि ये लिड पॉइजनिंग की निशानी है। ठीक है जी। और दूसरी बात, जहाँ पे E फॉर एनसेफेलोपैथी एंड एरिथ्रोसाइट स्टैंड फॉर RBC बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे लिड पॉइजनिंग से abdominal colic पेन एंड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, और D फॉर रिस्ट एंड फुट ड्रॉप। व्हाई? बिकॉज लिड कैन कॉज नर्व डैमेज। अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में याद रखे, अगर लेड जो है वो अपर लिम्ब के अंदर रेडियल नर्व डैमेज करे, दैट विल लीड टू रिस्ट ड्रॉप। लेकिन अगर ये लोअर लिम्ब के अंदर कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज करे, दैट विल लीड टू फुट ड्रॉप। ठीक है। सो अ पेशेंट ब्रॉट टू द इमरजेंसी with injection of some toxin and that develop anemia, lid line on the gums, blue line on the gums, encephalopathy, abdominal pain and wrist drop. Think about lead poisoning. लेकिन इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बेजोफिलिक स्टेपलिंग का होना जरूरी है। सो बेजोफिलिक स्टेपलिंग दैट इज अ क्लासिकल ऑफ लेड पॉइजनिंग। प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात इतना याद रखना है कि जो लेड पॉइजनिंग है इसमें बेजोफिलिक स्टेपलिंग की जो वजह है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट्स ऑफ राइबोसोमल RNA इन दी RBC। इसके बाद ट्रीटमेंट में हम चीलेटर देंगे, ऐसी चीजें देंगे जो लेड को बाहर निकाले, सक्सीमर, EDTA एंड डाइमर कैप्रोल। These three things increase the excretion of lead from the body. Increase exposure in old houses like built before 1978। अभी रिसेंटली हम जब MRCP एग्जाम में गए थे, तो उसमें एक ये था कि एक बंदा है वो हाउस, जो ओल्ड हाउस है उससे जो है ना रंग या पेंट वगैरह उसको स्क्रैप करता है, ताकि उसको जनाब क्या करे, दोबारा रिनोवेट करे। तो आजकल बहुत जगहों पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे जो पेंट लगाए जाते हैं उसमें लिड नहीं होता, वो लिड फ्री पेंट होते हैं। लेकिन अगर वो ओल्ड पेंट को स्क्रैप करते हैं ना, उसमें भी तो लिड होता है। तो अगर पेंटर की हिस्ट्री है, ओल्ड हाउसेस कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री है, यहाँ पे देखें ना चिप पेंट्स वगैरह, वर्क प्लेस मतलब इस तरह एडल्ट में। तो कहने का मतलब अगर इस तरह की हिस्ट्री आ जाए, ऑलवेज इन्वेस्टिगेटिव मतलब डेफिनेटिव ऑफ लेड पॉइजनिंग। ठीक है जी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्लू, ये क्लू है एग्जाम में डायग्नोस करने के लिए। इसके बाद सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया है। सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया इज एक्स लिंक्ड डिफेक्ट इन ALA सिंथेस G।
acquired myelodysplastic syndrome, and the most common cause is alcohol. The most common and lead poisoning as well, vitamin B6 deficiency, copper deficiency like isoniazid and linezolid. यार अजीब, यहाँ पे लोगों ने कुछ बताया नहीं है, तो आप लोग सीखेंगे कैसे? देखें, चले नहीं, अब वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सीख कर अप्रिशिएट जरूर करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को तो पता है ये हीम है, और हीमोग्लोबिन में इस साइड पे ग्लोबिन है, लेकिन हमारा इसके साथ लेन है। जो हीम है इसमें दो चीजें हैं, एक इसमें आयरन है, और यहाँ पे देखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं। एक का नाम, जगह थोड़ा सा कम है तो आप लोग लिखते जाए, सक्सीनाइल को एक, और प्लस मैं यहाँ पे चले आप लोग को इस तरह कर दो, ये प्रोटोफोरपायरिन है। क्या है? प्रोटोफोरपायरिन है। अब थोड़ा सा रिमूव करके इसको सही तरीके से देखते हैं। देखें, बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल देयर इज सक्सीनाइल को ए, इसके साथ जब ग्लाइसिन मिलता है, ग्लाइसिन इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड, तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, इन दोनों की यूनियन से एक कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड ALA, अमाइनो लीवोलोनिक एसिड। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, दैट इज अमाइनो लीवेलेनिक एसिड। अब आप लोग को खुद पता होना चाहिए कि जो सक्सीनाइल को ए है और ग्लाइसिन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अमाइनो लीवोलोनिक एसिड। और इन दोनों को मिलाने वाला एंजाइम क्या है? ALA सिंथेज। क्योंकि इस स्टेप के अंदर इसकी सिंथेसिस हुई है, तो वो सिंथेज है। और फिर मुख्तलिफ स्टेप की वजह से ये जाकर इवेंचुअली क्या बनेगी? प्रोटोफोरपायरिन। और प्रोटोफोरपायरिन जब आयरन के साथ मिलती है तो वो हीम बनाती है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर एक पेशेंट है, उसको एक्स लिंक प्रॉब्लम है ALA सिंथेज जीन में, जब ये काम ना करे ये, तो फिर ये पूरा स्टेप नहीं होगा, प्रोटोफोरपायरिन नहीं बनेगी, तो फिर आयरन जो है वो हीम नहीं बना सकेगी, तो अनीमिया होगा। दूसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो लिड है, लिड वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो अल्कोहल है ये भी इस एंजाइम को डैमेज करते हैं। और इसके बाद ये जो ALA है ये मल्टीपल स्टेप्स के जरिए आगे जाता है, तो उन स्टेप्स के अंदर पीरोचिलीटेस और ALA डिहाइड्रेटेस ये भी शामिल होते हैं, तो उनको ब्लॉक करना लेड का काम है। इससे हमें ये चीज समझ आ गई कि एनीथिंग विच अफेक्ट द pathway of protoporphyrin synthesis that will lead to sideroblastic anemia। अब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर से मुराद होता है हेल्पर। इसका मतलब कि इस ALA सिंथेस को काम करने के लिए जो कोफैक्टर चाहिए, एक हेल्पर चाहिए, वो विटामिन B6 है। तो अब सवाल ये है कि अगर एक पेशेंट में विटामिन B6 की कमी है, तो फिर ये एंजाइम काम नहीं करेगा, तो प्रोटोफोरपायरिन नहीं बनेगा, फिर भी सिडरोब्लास्टिक अनीमिया होगा। अब यहाँ पे आयरन तो है, आयरन विल गेट, बट देयर इज नो प्रोटोफोरपायरिन, और प्रोटोफोरपायरिन के बगैर आयरन जो है वो हीम नहीं बना सकती। फिर इसके बाद जो आइसोनियाजिड है, इट इज द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ TB, और ये जो आइसोनियाजिड है ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कराती है। और ये चीज तो आप लोग को पता चल गया, जो विटामिन B6 है इट इज अ को फैक्टर फॉर ALA सिंथेस। तो अगर आप उसकी लैब देखें ना, अगर ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, अब आयरन तो है, देयर इज इंक्रीज आयरन, इंक्रीज आयरन, TBC कम होगा, जितना आयरन ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टोर होगा, फेरेटिन ज्यादा होगा। अब होगा क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्चुअली जो आयरन है ये इस तरह जनाब सेल के अंदर अपने एक रिंग बनाएगा, जिसको हम आयरन लेडेंट रिंग कहते हैं, रिंग सिडरोब्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्रूशियल ब्लू स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो सेल है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल के अंदर जो आयरन है वो इस तरह जनाब एक रिंग बनाता है, क्योंकि उसको प्रोटोफोरपायरिन नहीं मिलता, तो आयरन अकेला एक रिंग बनाएगा, इसको रिंग सिडरोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है जी। और इसमें यहाँ पे बेजोफिलिक स्टिपलिंग जो होगी, सम एक्वायर्ड वेरिएंट में भी नॉर्मो और मैक्रोसेट है। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले जो ALA सिंथेज है, अमाइनो ल्यूवोलोनिक एसिड, उसके लिए हम बाहर से पायरोडॉक्सिन ले लें, क्योंकि पायरोडॉक्सिन इज द एनर्जी, इट इज द कोफैक्टर फॉर ALA सिंथेज। अगर ये ALA सिंथेज को ना मिले, इट विल डजंट वर्क। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जितना हम बाहर से देंगे उतना पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है जी। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंशाल्लाह इसको हम फिर आगे मजीद क्लियर करेंगे, दैट विल बी लेटर। जज़ाकल्लाह।